क्या आप जानते हैं आपकी दोनों किडनीज मिलके डेली 180 लीटर ऑफ यूरिन बनाती है, 180 लीटर। यानी कि अगर एक सिंपल मैथ करी जाए तो आपकी पूरी की पूरी प्लाज्मा वॉल्यूम एक दिन में 60 टाइम्स फिल्टर होती है ना। बहुत बड़ा काम। और इतना बड़ा काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर। क्या आप जानना चाहते हैं इस छोटे से हीरो के बारे में? सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो। Hello everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Know Thyself with me डॉक्टर समृद्धि सचदेव। और आज का हमारा हीरो है द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन समझने के लिए आपको पहले किडनी का एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती है और दोनों एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस्ड होती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीच में वर्टिब्रल कॉलम होता है, दोनों तरफ किडनी प्लेस्ड होती है 12th थोरैसिक और 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में। इन्हीं किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन समझने के लिए हमें किडनी का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना पड़ता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसे लिया जाता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मानिए ये आपकी एक पूरी बीन शेप की किडनी है और हमने इसको बीच में से कट करा है। जैसे ये एक किडनी थी, बीच में से हमने कट लगाया और इसको खोल के देखा, तो ये जो हमें व्यू मिलता है इसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू बोलते हैं। जैसे कि आप इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में देख सकते हैं, किडनी का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है इसको आप कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेकंड जो लेयर होती है बीच वाली, इसको आप मेडुला बोलते हैं। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है इसको हम रीनल साइनस बोलते हैं। किडनी की लेयर, स्ट्रक्चर और फंक्शन पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किडनी के हम इस कॉर्टेक्स और मेडुला सेक्शन का एक कट निकाल कर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको नेफ्रॉन दिखाता है। नेफ्रॉन्स यहाँ पे आपको कॉर्टिकल रीजन में भी दिख रहे हैं, यानी कि रीनल कॉर्टेक्स में दिख रहे हैं, और नीचे की तरफ आपको मेडुला में भी दिख रहे हैं। अब हम जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन को डिफाइन करा जाता है एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यानी कि किडनी का जितना भी काम होता है वो सब इस नेफ्रॉन की वजह से अकम्प्लिश हो पाता है। सेकेंड थिंग जो आपको हमेशा नेफ्रॉन के बारे में याद रखनी है कि ह्यूमन किडनी के अंदर 1 मिलियन से लेके 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और पढ़ने की सुविधा के लिए हम इन नेफ्रॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रीनल कॉर्पस्कल्स, या जिसको आप मालपीजियन कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है ट्यूबुलर पोर्शन जिसको आप रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। नेफ्रॉन का ये जो इनिशियल सेगमेंट होता है इसको हम रीनल कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, और ये जो बचा हुआ पूरा का पूरा ट्यूबुलर पोर्शन होता है, ये सारी ट्यूब्स जो जा रही हैं इनको हम रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। रीनल कॉर्पस्कल्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है कैपिलरीज का पूरा एक गुच्छा जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और दूसरा एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है या कप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो इनिशियल सेगमेंट है इसको हम रीनल कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। इसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बोमन्स कैप्सूल, और ये जो रेड कलर का आपको कैपिलरीज का पूरा एक गुच्छा दिख रहा है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से जितनी भी ट्यूब्स निकली ये आगे पूरी कलेक्टिंग डक्ट तक जाती हैं जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स और फर्दर 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद में आपका एक लूप आता है जिसको आप लूप ऑफ हेनली बोलते हो, और तीसरा होता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब हम जानेंगे रीनल कॉर्पस्कल के बारे में। जैसे कि हमको पता है रीनल कॉर्पस्कल में सबसे पहला पार्ट जो आता है कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस जब एक बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है तो एंटर करते टाइम उसकी आर्टरी का नाम होता है एफरेंट आर्टीरियोल, और जब लीव करता है यानी कि बोमन्स कैप्सूल को छोड़ के बाहर की तरफ जाता है उस टाइम हम उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल एंटर होने के बाद में 4 से 5 लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और बाद में वो सब कैपिलरीज कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं
और फिर वो कैपिलरीज वापस इकट्ठी होकर इफरेंट आर्टीरियोल की तरफ बाहर निकल जाती हैं। रीनल कॉर्पस्कल का सेकंड स्ट्रक्चर होता है बोमन्स कैप्सूल। इसको कैप्सूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी 2 लेयर्स होती हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं और बाहर की तरफ की जो लेयर होती है उसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं। विसरल लेयर कनेक्टेड होती है अंदर ग्लोमेरुलस आर्टरी की एंडोथेलियम से, और जो पैराइटल लेयर होती है वो कंटिन्यूएशन में चली जाती है ट्यूबुलर सेक्शन में। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल की मेम्ब्रेन बनती है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, और इसी मेम्ब्रेन को हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके की दिखती है। अंदर की तरफ रेड कलर में आपको ये सारी की सारी कैपिलरीज दिख रही हैं, और कैपिलरीज की इन सेल्स को हम एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कुछ ओपन पोर्स होते हैं जिनको हम फेनिस्ट्रा बोलते हैं। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आता है आपका ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर है जिसमें एक एफेरेंट आर्टीरियल आ रहा था और इफेरेंट आर्टीरियल जा रहा था। बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं या उल्टा लिख के आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं उनको देती हूँ, थोड़ी सी फ़नी है, आप भी ये स्टोरी के रूप में सुन सकते हैं। जैसे मानिए कि एक घर है, घर में एक हस्बैंड और वाइफ है एंड एज यूजुअल हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया है। तो वाइफ जब भाग रही है तो वो कैसे बोल के भागेगी? ई करके भागेगी। तो वो आगे भाग रही है और वैसे ही हस्बैंड उसके पीछे भाग रहा है तो वो कैसे बोल के भागेगा? ए रुक। तो ये हो गया ए, वाइफ बोल रही है ई, इसीलिए हम बोल देते हैं इनको जो कैपिलरीज अंदर आ रही है ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टीरियल्स, और जो यहाँ से जा रही हैं उसको इफरेंट आर्टीरियल्स। इसको आप याद रखने की एक ट्रिक के रूप में यूज़ ले सकते हैं। ये जो येलो कलर की सेल्स आपको दिख रही हैं ये बोमन्स कैप्सूल की सेल हैं, और इन सेल्स को अपन बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें छोटे छोटे पेडिकल्स होते हैं। ये जो उभराव आपको दिख रहे हैं हर सेल के अंदर पाँव जैसे, इसलिए इनको आप पोडोसाइट्स बोलते हो, और इन छोटे छोटे उभरावों को आप बोलते हैं पेडिकल। और हर पोडोसाइट के बीच में एक खाली जगह होती है जिसको आप स्लिट पोर बोलते हैं। स्लिट पोर, और यहाँ पे ये जो आपकी एंडोथेलियम का फेनिस्ट्रा था ये सब मिलके फिल्ट्रेशन कराते हैं, यानी कि सारा का सारा जो भी फिल्ट्रेशन होता है वो इन्हीं मेम्ब्रेन्स के थ्रू होगा। इसलिए आप इस मेम्ब्रेन को फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बाद में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल्स फर्दर और 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसको आप शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं। उसके बाद में आता है लूप ऑफ हेनली जिसको शॉर्ट में एलएच भी बोला जाता है, एंड देन यू हैव डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस लूप ऑफ हेनली को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। सबसे पहला आता है डिसेंडिंग सेगमेंट फॉलोड बाय हेयरपिन बेंड, एंड देन वी हैव असेंडिंग सेगमेंट। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग सेगमेंट्स और 2 पार्ट में सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं जो होते हैं आपके थिक एंड थिन सेगमेंट्स। तो अगर कंटिन्यूएशन में इन सब को आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रीनल कॉर्पस्कल का बोमन कैप्सूल था फॉलोड बाय पीसीटी, उसके बाद में आ जाएगा थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, फिर थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयरपिन बेंड, थिन असेंडिंग सेगमेंट, एंड देन थिक असेंडिंग सेगमेंट, और फिर डीसीटी। ये सब कंटिन्यूएशन में चलेंगे एक नेफ्रॉन के अंदर। अब हम एक एक करके इन सब पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को, यानी कि पीसीटी को। पीसीटी एक कंटिन्यूएशन है बोमन्स कैप्सूल का और आगे जाके ये खत्म होता है लूप ऑफ हेनली में। पीसीटी की पूरी लेंथ जो होती है वो लगभग 14 मिलीमीटर्स होती है। इसके अंदर की हिस्टोलॉजी यानी कि इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं पीसीटी में वो आपके पास सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनका ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये आपको साइड में जो सेल्स दिख रहे हैं ये आपके क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और इनके ऊपर ये जो आपको ब्रश लाइक अपीयरेंस दिख रहा है इसको आप ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, यानी कि थोड़ा सा विलाई लाइक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे लूप ऑफ हेनली को। लूप ऑफ हेनली जो होता है उसका फर्स्ट सेगमेंट आता है डिसेंडिंग सेगमेंट,
और डिसेंडिंग सेगमेंट का भी फर्स्ट सब ग्रुप आता है थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो लगभग 6 मिलीमीटर्स होती है और इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं यानी कि इसके अंदर की हिस्टोलॉजी पीसीटी के जैसे ही होती है, जिसमें आपको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। थिक डिसेंडिंग सेगमेंट के बाद में आ जाता है थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। थिन डिसेंडिंग सेगमेंट की हिस्टोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। इसके अंदर आपको मिलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, जिसमें कोई भी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली का डायग्राम है, जिसमें ये जो सेल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पतली आपको दिख रही हैं क्योंकि ये फ्लैटेंड सेल्स हैं। और फ्लैटेंड सेल्स किस टाइप की हैं? दीज आर योर सिंपल स्क्वैमस सेल्स, जिसके अंदर कोई भी तरीके का ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं है। यही सिमिलर हिस्टोलॉजी होती है आपके हेयरपिन बेंड की और इवन थिन असेंडिंग सेगमेंट की। इन तीनों में इसी टाइप की सेम सेल यानी कि आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल विदाउट एनी ब्रश बॉर्डर मिलती है। इन तीनों की लेंथ मिला के होती है लगभग 10 से 15 मिलीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका थिक असेंडिंग सेगमेंट। थिक असेंडिंग सेगमेंट की लेंथ 9 मिलीमीटर्स होती है और इसके अंदर की हिस्टोलॉजी यानी कि इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं विदाउट ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली आपके क्यूबॉइडल सेल्स हैं क्योंकि ये क्यूब लाइक दिखते हैं और इसमें किसी भी तरीके का ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम जानेंगे डीसीटी के बारे में यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। इनकी लेंथ लगभग 15 मिलीमीटर होती है और इसके अंदर की हिस्टोलॉजी सिमिलर टू दी थिक असेंडिंग सेगमेंट, जिसमें आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स थे जिसमें कोई भी तरीके का ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कंटिन्यूएशन ही होता है डीसीटी का और इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 20 से 22 मिलीमीटर होती है और ये मेड्यूला में लाई करता है। इसके अंदर की सेल्स जो होती हैं वो होती हैं क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स और फर्दर दो टाइप की होती हैं। पहली होती हैं पी सेल्स या प्रिंसिपल सेल्स और दूसरी होती हैं आई सेल्स या फिर इंटरकैलेटेड सेल्स, जो आपको इस तरीके से डायग्राम में यहाँ पे दिख रही हैं। नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स हम समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, यानी कि किडनी में उसकी लोकेशन के बेसिस पे कितने टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। बेसिकली दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टेक्स के रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका जो लूप ऑफ हेनली है वो कॉर्टेक्स में या फिर आउटर पार्ट ऑफ मेडुला में होता है। जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं इनका लूप ऑफ हेनली नीचे डीप मेडुला तक जाता है, इसलिए इनका नाम मेडुलरी नेफ्रॉन्स या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स रखा गया। नेक्स्ट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ओवरऑल 85% होते हैं किडनी के अंदर, जबकि मेडुलरी नेफ्रॉन्स सिर्फ 15% होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनली छोटा होता है, शॉर्ट होता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनली लंबा और नीचे मेडुला तक जाने जितना होता है। ब्लड सप्लाई दोनों की अलग होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स सप्लाई करते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स को सप्लाई करते हैं वासा रेक्टा। और फंक्शन में भी दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का मेन काम सिर्फ यूरिन का फॉर्मेशन है, लेकिन जो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या रीएब्जॉर्प्शन, वो सारा का सारा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की वजह से। इसलिए चाहे ये नेफ्रॉन्स 15% हैं, स्टिल इनकी इम्पोर्टेंस किडनी के रोल में काफ़ी ज़्यादा होती है। आज के वीडियो में हमने जाना लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि हमारी ह्यूमन किडनी के अंदर नेफ्रॉन कहाँ लोकेटेड होते हैं। उसके बाद में हमने नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स जाने, जैसे सबसे पहले हमने रीनल कॉर्पसल्स जाना, फिर रीनल ट्यूब्यूल्स और उसके फर्दर पार्ट्स जाने, फिर हमने कलेक्टिंग डक्ट जाना और इसके साथ साथ में हम पार्ट्स की लेंथ और उसकी हिस्टोलॉजी भी जानते गए। और लास्ट में हमने पढ़ा वेरियस टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि अलग अलग क्या क्या तरीके के नेफ्रॉन्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। जो कुछ भी टॉपिक आप और पढ़ना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू।